नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ सिंह है। पटना में मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है और जूम ऐप पे मैं ऑनलाइन क्लास देता हूँ, लेकिन यूट्यूब पे ये मेरा आज का पहला क्लास है। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाई पसंद आए तो ज़रूर साथ दीजिएगा ताकि हम आगे का वीडियो बनाते रहें, ठीक है ना। मैं जीएस का सारा पेपर पढ़ाता हूँ, जैसे साइंस का 3 पेपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और आर्ट्स का 4 पेपर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी, और बिहार भी पढ़ाता हूँ। लेकिन आज की क्लास में मैं हिस्ट्री लेकर आया हूँ और आप यहाँ पर हिस्ट्री का सिलेबस देख सकते हैं। वैसे तो आज ये हिस्ट्री का जो क्लास होगा, जो इंट्रोडक्शन का क्लास होगा, वैसे तो मैं टॉपिक पे आ नहीं पाऊँगा, लेकिन आपको एक हिस्ट्री का क्या समझ होना चाहिए वो आपको समझ में क्रिएट कर दूँगा आज, ठीक है। अगर एक वीडियो में पॉसिबल हुआ तब तो ठीक है, नहीं तो अगले वीडियो में मैं पूरा हिस्ट्री का एक ब्रीफ आपके सामने रख कर दिखाऊंगा कि देखिए हिस्ट्री में जो पाषाण काल हुआ वहाँ से चलकर भारत में आज़ादी तक का जो दौर था वो कैसा रहा, भारतीय लोगों का ये संघर्षमय जीवन था, मतलब स्वर्णिम काल था, कैसे रहा, वो सारा चीज़ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्लास से पहले आप लोग एक बार अच्छे से नज़र डाल लीजिए हिस्ट्री के सिलेबस पर। तो हिस्ट्री को बेसिकली 2 पार्ट में बांटते हैं, एक तो इंडियन हिस्ट्री होता है और एक वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक आजकल के एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से भी देने लगा है, लेकिन मेन हम लोगों का मन फोकस जो रहेगा इंडियन हिस्ट्री पर रहेगा। इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और फिर मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री का जो दौर है वो आप लोग देख रहे होंगे पाषाण काल से लेकर चोल साम्राज्य तक, ठीक है ना। तो प्राचीन काल में हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा टॉपिक। सबसे पहले पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक संस्कृति, ईसा पूर्व 600 BC, महाजनपद काल, बुद्ध और जैन, विदेशी आक्रमण, मौर्य काल, संगम काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, उत्तर एवं दक्षिण भारत के राजवंश और चोल साम्राज्य। इतना टॉपिक जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री का है। उसके बाद हम देखते हैं मेडिवल हिस्ट्री में भी कुछ टॉपिक है, जैसे विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण ऐसे एंशिएंट काल में भी हुआ था, जैसे कि यूनानी आक्रमण, ये सब जो हुआ था वो एंशिएंट हिस्ट्री में हुआ था। लेकिन कुछ आक्रमण जो हुआ था मेडिवल हिस्ट्री में हुआ था, जैसे कि आप मोहम्मद बिन कासिम का देखिएगा, मोहम्मद गौरी का देखिएगा, बाबर का देखिएगा, ये सभी का जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था मध्यकालीन इतिहास में। और फिर हम आते हैं आधुनिक इतिहास। ये मुख्यतः अंग्रेजों की नीतियों के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। और अंग्रेज के नीति का विरोध, जो शोषणकारी नीति होता है भारतीयों के लिए, उसका विरोध करने के लिए जो भारतीय लोग आंदोलन चलाते हैं, उस आंदोलन को भी पढ़ना कहाँ है, आधुनिक इतिहास में। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि आधुनिक, अगर जो आप ओवरव्यू लीजिएगा कि सर बताइए कि इन सभी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन कौन है, तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, लेकिन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हम देखें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हाईलाइट करता है एग्ज़ाम वो INC से करता है, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो हम लोगों का जो एक ओवरव्यू देने के बाद, मतलब इंट्रोडक्शन क्लास के बाद जो हम लोगों का टॉपिक शुरू होगा वो प्राचीन इतिहास से हम नहीं करेंगे, वो हम INC से करेंगे, क्योंकि यही सेक्शन है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ही एक ऐसा सेक्शन है जिससे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन को क्या करता है, देता है, ठीक है। तो उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग एक एक करके इंट्रोडक्शन क्लास में हिस्ट्री का एक ब्रीफ समझ ले लेते हैं कि कैसे हुआ शुरू हिस्ट्री, भारत का इतिहास कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर आके हमको आज़ादी मिला, तो वो सारा हम एक के बाद एक हम क्या करेंगे, क्रमशः देखते जाएंगे। तो इसी काल में हम सबसे पहले देखते हैं कि पूरे विश्व में सबसे प्रथम सभ्यता अगर जो कहीं बसा था तो मेसोपोटामिया की सभ्यता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो था वो विश्व की प्रथम सभ्यता तो थी, लेकिन वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। अगर हम बात करते हैं कि विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता कहाँ पनपी थी, कहाँ उत्पन्न हुई थी, तो विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता भारत में सबसे पहली बार भारत में देखने को मिलता है।
वो कौन सा सभ्यता था? वो हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे कि मतलब हम ये देखते हैं, भारतीय इतिहासों के क्रम में हम ये देखते हैं कि हम लोगों का जो शुरू होता है पाषाण काल, वो एक आदि मानव का जीवन था ना। तो उसी पाषाण काल में हम उसको 4 भाग में बांटेंगे। सबसे पहले पूरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण, फिर नवपाषाण, फिर ताम्र पाषाण। तो पूरा पाषाण काल में कोई विशेषता उसका नहीं था, बस एक ही विशेषता था। पाषाण काल के लोग आखेटक जीवन जीते थे, खाद्य संग्राहक नहीं थे, बस खाना बदोश जिंदगी जीते थे, मतलब खाने के लिए जीते थे और उनका कोई विशेषता नहीं था। उनके पास औजार जो थे वो पत्थर के होते थे। पत्थर के औजार होने के कारण ही इस काल को पाषाण काल का नाम दिया गया। ठीक है, आप तो इससे अच्छे से समझ लिए होंगे। अब उसी काल में देखते हैं कि क्या होता है कि पाषाण काल जब खत्म होता है, भारतीय इतिहास का सबसे लंबा काल, अगर जो लंबे समय तक का कोई काल था तो वो पाषाण काल था। लगभग इसका अगर जो हम डेट देखें तो 2.5 लाख BC, 2.5 लाख BC मतलब ईसा पूर्व से लेकर 10,000 BC तक था। इतना लंबा इसका क्या था? काल था। सबसे भारतीय इतिहास में इतना लंबा काल किसी भी सभ्यता का नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं क्या? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में क्या होता है कि सबसे पहली नगरीय सभ्यता देखने को मिलेगी। यहीं पर हमको देखने को मिलेगा कि भारत में पहले लोग क्या थे? खाना बदोश की जिंदगी जीते थे। लेकिन वही सभ्यता जो था पाषाण काल का सभ्यता में धीरे धीरे सुधार आया और खाना बदोश जिंदगी के जगह पर खाद्य संग्राहक लोग जीने लगे। कि मतलब कि लोग सुबह अगर जो खा लेते थे तो शाम के खाने का तलाश में घर से निकलते थे, वो लाते थे, शाम को खाते थे तो फिर सुबह के लिए निकलते थे। ये व्यवस्था पाषाण काल में चलता रहा। पाषाण काल में भी मध्य पाषाण चलता रहा, लेकिन नवपाषाण जैसे ही आया तो वहाँ पर हो गया कृषि का शुरुआत हो गया। और वहीं पर देखते हैं क्या कि पाषाण काल में ही, मतलब नवपाषाण काल में ही अस्थाई जीवन हम देखते हैं। ठीक है, अस्थाई जीवन। तो यहाँ तक हम देखें। अब देखते हैं क्या कि हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सबसे मुख्य विशेषता यह था कि ये एक नगरीय सभ्यता था। यहाँ सामाजिक व्यवस्था जो था इतना अच्छा देखने को मिलता है कि उस समय पूरे विश्व में वैसा व्यवस्था कहीं देखने को नहीं मिलता है। मतलब कि आज का जो हम व्यवस्था अपना रहे हैं वो उस समय हड़प्पा सभ्यता में हम देखते हैं। चाहे वो नाली बनाने की व्यवस्था हो या सड़क बनाने की व्यवस्था हो, वो हड़प्पा सभ्यता में ही हम ये सब सारी व्यवस्था को देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक काल आता है। ठीक है, देखो एक चीज़ आप समझिएगा कि इतिहास हो या फिर वर्तमान हो, एक लाइन आप याद करके रखिएगा, कभी भी समाज में कठिनाइयाँ आता है, कभी भी समाज में कठिनाइयाँ आता है तो उसको ढकने के लिए मानव सरल रास्ता को अपनाता है। जैसे देखिए, पहले हड़प्पा सभ्यता का जो लाइफ था, वहाँ के लोगों को जो जिंदगी था, इतना मतलब कि अच्छा जिंदगी था कि लोग उस जिंदगी को देखकर आगे अगर जो उनकी जिंदगी में कठिनाइयाँ आएगा तो वो फिर से पहले जैसा बनने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। और उसी प्रयास में क्या करते हैं? उस कठिनाइयों को ढकने के लिए एक नया सरल रास्ता को अपनाते हैं। जैसे ये कैसे होगा भाई? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता में चाहे वो महिला की स्थिति हो चाहे वो पुरुष की स्थिति हो, कहीं भी हमको किसी की स्थिति में गिरावट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन उसके बाद वाले काल में, वैदिक काल में देखते हैं कि वैदिक काल 2 पार्ट में बंट जाता है। एक ऋग वैदिक पीरियड और दूसरा उत्तर वैदिक पीरियड। उत्तर वैदिक पीरियड बन जाता है। ऋग वैदिक पीरियड तक तो सारा व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता में भी अच्छा था तो ऋग वैदिक में भी अच्छा था। ऐसा बात नहीं है कि कहीं पर कोई बदलाव हुआ, लेकिन बस इसमें एक चेंजिंग ये देखा गया कि जहाँ हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, वहीं वैदिक काल जो था वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसे भाई? तो देखिए कैसे। पाषाण काल का जो आप काल देख रहे हैं 2.5 लाख BC से लेकर 10,000 BC, और हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो 2350 से लेकर
2350 BC से लेकर 1750 BC तक है। ये है हड़प्पा सभ्यता की काल। तीसरा हम देखते हैं वैदिक काल का। अगर जो पीरियड हम देखें तो वैदिक काल का पीरियड होता है 1500 BC से लेकर 600 BC। अब देखने वाली बात ये है कि बोलोगे कि सर बताइए 2.5 लाख BC से 10,000 BC तक अगर जो पाषाण काल था तो फिर हड़प्पा सभ्यता उसके बाद आना चाहिए था, लेकिन उसके बीच में ही क्यों आ गया? तो यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि किसी भी काल का उद्भव जो होता है, उद्गम जो होता है, वो एकाएक नहीं होता है, और किसी भी काल की अगर जो समाप्ति होती है तो वो भी एकाएक नहीं होता है। मतलब कि पाषाण काल अगर जो खत्म हो रहा था तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अलग अलग जगह पर अलग अलग समय हो रहा था। वही हम देखते हैं क्या कि हड़प्पा सभ्यता जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में जहाँ जहाँ भी उसका क्षेत्र था तो वहाँ वहाँ ऐसा नहीं है कि वो एक ही बार हड़प्पा सभ्यता एकदम पूरे के पूरे चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे उनकी मतलब विशेषताओं में चेंजिंग आते जाता है, और वहीं से जहाँ से हम शुरुआत देखते हैं कि इसकी विशेषता में चेंजिंग आ रहा है, वहीं से हम उसका क्या कर देते हैं, काल का निर्धारण कर देते हैं। वही व्यवस्था आप देखते हैं क्या कि हड़प्पा सभ्यता का जो अंत माना जाता है वो माना जाता है बाढ़ के कारण, यानी प्राकृतिक आपदा के कारण, प्राकृतिक आपदा। तो आप देख सकते हैं कि 1750 में इसका लास्ट डेट माने हैं तो वैदिक काल का शुरुआत 1500 में हुआ है। मतलब इसका कहने का ये है सेंस कि एक सभ्यता से दूसरे सभ्यता के बीच आप देख सकते हो कि 250 साल का गैपिंग, मतलब कि 250 साल का गैपिंग के मतलब कि आप बोल सकते हो 3 जनरेशन का गैप। तो इतने लंबे समय का गैप के कारण जो ये वैदिक संस्कृति आया वो एक नगरीय समाज ना होकर ग्रामीण समाज के स्तर पर था। तो एक बार हम क्या बोले कि एक बार ब्रीफ लेते हैं। जैसे भारतीय इतिहास का शुरुआत पाषाण काल से होता है, वो एक पत्थर से बनाए औजारों का जीवन होता है, इसीलिए उसका नाम दिया गया पाषाण काल। उसके बाद भारत में क्या होगा, एक नगरीय विश्व प्रसिद्ध नगरीय सभ्यता का स्थापना होगा हड़प्पा सभ्यता का। उसके बाद जब हड़प्पा सभ्यता का पतन होगा तो उसी के स्थान पर कौन आएगा, वैदिक संस्कृति आएगा। और वैदिक संस्कृति ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों पीरियड में बटेगा। जहाँ पर ऋग वैदिक काल एक क्या रहता है, कबीलाई समाज रहता है। कबीलाई मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले। वहीं पर उत्तर वैदिक काल जो होता है वो अस्थायी जीवन को कैसे बदलेगा, मतलब कबीलाई जीवन को कैसे अस्थायी जीवन में बदलेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है। उसकी वैदिक काल जब देख लेंगे तो वैदिक काल में क्या होगा, इतना ज़्यादा कर्मकांड बढ़ जाएगा, युद्ध बढ़ जाएगा, बलि बढ़ जाएगा कि यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा इस व्यवस्था से क्या हो जाएंगे, त्रस्त हो जाएंगे। तो इसी का ऑप्शन में एक मत आएगा जिस मत को लोगों का इंतजार रहता है, और वो मत कौन सा आएगा, बुद्ध और जैन। अब सभी लोग ब्राह्मणवाद से हटकर किधर मूव करेंगे, बुद्ध और जैन की तरफ मूव करेंगे। और जब ये मूव करने लगेंगे तो उसके बाद भारत में किसको करवा देंगे, विदेशी आक्रमण को करवा देंगे। विदेशी आक्रमण जब होगा तो जब आक्रमण होगा तो भारत में भी एक मजबूत शासक होना चाहिए, एक मजबूत साम्राज्य होना चाहिए। तो मौर्य वंश का क्या करवा देंगे, मौर्य काल साम्राज्य का क्या करवा देंगे, मगध साम्राज्य में मौर्य वंश का स्थापना करवा देंगे। उसके बाद क्या होगा कि ये व्यवस्था आगे चलते जाएगा। फिर भारत में क्या करवा देंगे, फिर से दूसरा विदेशी आक्रमण करवा देंगे। और वो विदेशी आक्रमण अब होगा मध्यकालीन इतिहास में। कब होगा, मध्यकालीन इतिहास में। और वो विदेशी आक्रमण के बाद ही क्या होगा, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, ये सब क्या होगा, विदेशी आक्रमण करेंगे। और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, नींव रखा जाएगी। वही दिल्ली सल्तनत को आगे चलकर क्या होगा, ये प्रांत कमजोर होगा तो धीरे धीरे कुछ प्रांत स्वतंत्र होंगे। तो फिर से कौन आ जाएगा कि जो यहाँ ब्राह्मणवाद से लौटे गए थे किधर, बुद्ध और जैन की तरफ, तो फिर से यहाँ पर ब्राह्मणवाद क्या होगा, मजबूत होगा, अपनी स्थितियों में सुधार लाएगा। और अपनी स्थितियों में जब सुधार लाएगा तो फिर से प्रभावित किसको करेंगे, जो बुद्ध और जैन की तरफ गए थे उनको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। तो वही यहाँ पर पढ़ेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन। अब उसके बाद क्या देखेंगे कि फिर से आएगा भारत में बाबर क्या करेगा, आक्रमण करेगा और भारत को जीते एक नए
साम्राज्य का नींव रखेगा और उस साम्राज्य का नाम मुगल साम्राज्य होगा। ठीक है, जब मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे क्या होगा, मुगल साम्राज्य जब रहता है तो वहीं पर कौन आ जाएगा, यूरोपीय लोग आ जाएंगे। यूरोपीय लोग में आएंगे, अपना कंपनियां स्थापित करेंगे, धीरे धीरे अपना व्यापार को बढ़ाएंगे। व्यापार बढ़ाने के क्रम में अंग्रेज इसमें सबसे आगे जाएगा और वही फिर फाइनली क्या करता है, भारत के लोगों में शोषणकारी क्या करता है, व्यवस्था थोपता है। अब ये शोषणकारी जब व्यवस्था थोपता है तो इस व्यवस्था से लोग क्या हो जाते हैं, त्रस्त होते हैं और उस नीतियों के विरोध क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। इसी आंदोलन को शुरुआत करने के लिए आ जाते हैं कौन, हमारे देश के ग्रेट पुष्पा भाई महात्मा गांधी यहाँ पे एंट्री लेंगे और वो भी कहेंगे मैं कभी झुकूंगा नहीं। ठीक है, और वो वास्तविक में कभी झुकते नहीं हैं और वो किसको, अपने नरम विचार नरम दिल के साथ आंदोलन का सहारा लेकर कोई भी हिंसा किए बिना ही अंग्रेजों का विरोध करते हैं और अंग्रेजों से क्या दिलवाते हैं, भारत को स्वतंत्र करते हैं। उसके बाद जब व्यवस्था देखेंगे आज़ाद हो जाएगा तो कांग्रेस का पीरियड देखेंगे। कांग्रेस के बाद क्या देखेंगे, 2014 में मोदी सरकार को जिताएंगे। मोदी सरकार का व्यवस्था अच्छा लगेगा, नीति अच्छा लगेगा, योजना अच्छा लगेगा तो फिर से हम 2019 में मोदी सरकार को जिताएंगे और 2019 में जिताएंगे तो 2024 में फिर से बारी देंगे। लेकिन उससे पहले क्या आ गया, कोरोना को देख लेंगे और कोरोना को जैसे ही हम देखते हैं तो उसी के बीच में कौन आ जाएगा, यूक्रेन और रूस का युद्ध आ जाएगा, तो उसको भी हम देखेंगे। और वर्तमान में आप 6 मार्च से 2022 तक का क्या देखेंगे, हम सारा इतिहास पाषाण से लेकर वर्तमान तक का कहानी हम लोग एक वीडियो में समझेंगे। क्लियर है, अगर एक वीडियो में नहीं हुआ तो दूसरे वीडियो में तो कंफर्म समझेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग एक के बाद क्या करेंगे, एक देखेंगे। तो पाषाण काल समझे, हड़प्पा सभ्यता समझे, ऋग वैदिक क्या कर, वैदिक काल क्या कर रहे थे, वैदिक काल वैदिक पीरियड समझ रहे थे। वैदिक पीरियड को 2 पार्ट में बांटे थे, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। ठीक है, अब देखने वाला बात ये है कि ऋग वैदिक काल में पहले जो जीवन होता है वो कबीलाई जीवन होता है, जिसमें क्या होता है, लोग एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं, भ्रमण करते रहते, खाने की तलाश में, पशुपालन जो किए थे उसको चराने की तलाश में क्या करते, एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अस्थायी जीवन नहीं था। वहीं उत्तर वैदिक काल में यही कबीलाई जीवन अब क्या बन जाता है, अस्थायी जीवन बन जाता है। क्या बन जाता है, अस्थायी जीवन बन जाता है। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं क्या कि कबीलाई जीवन में ऋग वैदिक काल में क्या होता था, लोग जो देवता को मानते थे, यहाँ पर देवता लोग जो थे वो फिक्स थे। लेकिन यहाँ पर कोई फिक्स वाला हम चीज़ देखते नहीं। यहाँ पर जो है उत्तर वैदिक काल में मन चाहा देवता को क्या करते हैं, लोग पूजने लगते हैं। कि मत देखते हैं क्या हम कि जो भौतिक स्वरूप वाले देवता रहते हैं, भौतिक स्वरूप मतलब कि जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, जैसे इंद्र देवता बारिश करवाते हैं तो यहाँ पर ऋग वैदिक में उनको पूजा जाता था। सूर्य देवता को देख सकते थे तो वही यहाँ पर पूजा जाता था। मतलब कि यहाँ पर जो ऋग वैदिक काल में जो देवता थे वो फिक्स थे, मतलब जिनका भौतिक स्वरूप था। लेकिन यही व्यवस्था हम देखते उत्तर वैदिक में ऐसा कुछ नहीं रहता। यहाँ पर मन चाहा क्या रहते हैं, मन चाहा देवता को लोग अपनाने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि जो समाज होता है, क्या होता है, समाज जो होता है यहाँ पर कर्म मूलक होता है। कर्म मूलक कहने का मतलब कि अगर एक समाज में, एक परिवार में अगर जो पिता ब्राह्मण का काम कर रहा है, पूजा करवा रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका बेटा भी, उसका जो वंश है आगे वाला पीढ़ी है वो भी क्या करवाए, पूजा ही करवाए। मतलब यहाँ पर छूट दिया गया था। जाति में क्या दिया गया था, जाति में यहाँ पर छूट ये था कि जो जैसा काम करेगा उसको वैसा जाति में रखा जाएगा, समझा जाएगा। अगर जो कोई सेना में भर्ती हो गया तो पिता ब्राह्मण में है, पूजा पाठ करवाता है तो वो ब्राह्मण की श्रेणी में आ गया। उसका बेटा क्या है, अगर सेना में भर्ती है तो वो क्षत्रिय के श्रेणी में आ गया। अगर जो उस क्षत्रिय का बेटा अगर जो कृषि कर रहा है तो उसको वैश्य के कैटेगरी में रखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो समाज था
जाति था वो कर्म मूलक था, लेकिन यही कर्म मूलक बाद में जाकर उत्तर वैदिक काल में क्या बन गया, जन्म मूलक बन गया। जन्म मूलक के मतलब कि यहाँ पर फिक्स कर दिया गया कि अगर पिता ब्राह्मण है तो उसका बेटा कोई अन्य जाति का नहीं होगा, वो होगा तो ब्राह्मण जाति का ही होगा। पिता अगर जो क्षत्रिय है तो उसका बेटा भी क्या होगा, क्षत्रिय होगा। मतलब कि यहाँ पर अब कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यानी पहले काम करो वैसा जाति पाओ, लेकिन अब यहाँ नहीं है वैसा। जैसा उसका पूर्वज वाला पीढ़ी था, अब नया जनरेशन को वही पीढ़ी का, वही जाति का समझा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अगर हो कहीं भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप लोग समझिएगा, ये मेरा फर्स्ट क्लास है यूट्यूब पर, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको बताइएगा कि कहाँ हमसे गलती हुआ, उसको हम सुधारने का कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो बस आप लोगों का साथ चाहिए, बस आप लोग इसी मतलब साथ देते रहिएगा। ठीक है, अब देखते हैं, जन्म मूलक हो गया। जो जाति पहले कर्म मूलक था ऋग वैदिक काल में, वो अब कैसा हो गया, जन्म मूलक हो गया। अब दूसरा चीज़ देखते हैं कि ऋग वैदिक काल में पशुपालन व्यवस्था को अपनाया गया था। जैसे कि कबीलाई जीवन में ही पशुपालन व्यवस्था था, कि मतलब कहने का ये अर्थ हुआ कि पशु को रखते थे, पशु को लोग पालते थे, उसी को चराने के लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। लेकिन यही चीज़ को अस्थायी बना दिया किस काल में, उत्तर वैदिक काल में, कृषि कर। जब लोग कृषि करने लगे तो लोग अब एक जगह से दूसरे जगह जाने का व्यवस्था अब उनके पास बचा ही नहीं, उनके पास रास्ता ही नहीं था, क्योंकि कृषि एक दिन में नहीं होता है। कृषि को करने के लिए एक लंबे समय चाहिए, और वो लंबे समय अगर जो कोई एक जगह स्टे करेगा तभी उसको क्या होगा, कृषि से फायदा हो पाएगा। तो कृषि जो आया उत्तर वैदिक में, तो यहाँ पर लोगों के जीवन में क्या कर दिया, स्थिरता ला दिया, यानी कि जीवन अब अस्थायी बन गया। कैसा बन गया, अस्थायी बन गया। अब देखिए, अब देखते हैं स्त्री की स्थिति। स्त्री की स्थिति अगर जो हम ऋग वैदिक काल में माने तो यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। वही चीज़ हम उत्तर वैदिक काल में देखें, यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति बहुत ही दयनीय कर दी गई। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जो स्त्री ऋग वैदिक काल की है तो उसको अपना खुद का डिसीजन लेने का अधिकार था, जैसा वो चाहे वैसा उसको काम करने का अधिकार था। खुद की जाति में क्या करने का, अगर जिसको मन नहीं है शादी करने का खुद के जाति में, तो दूसरे भी जाति में क्या करने का अधिकार था, शादी करने का अधिकार था। मतलब कि वहाँ पर क्या था, विधवा व्यवस्था था, विधवा पुनर्विवाह की व्यवस्था था, कि अगर जो किसी का पति मर गया है तो वो फिर से शादी कर सकती है। सभा में बैठने का, समिति में बैठने का अधिकार किसको था, महिलाओं को था। पढ़ाई करने का अधिकार किसको दिया गया था, महिलाओं को। पूजा पाठ करने का अधिकार किसको दिया गया था, महिलाओं को। किस काल में, ऋग वैदिक काल में। और यही व्यवस्था सारे के सारे किस पे पलट दिया गया, उत्तर वैदिक काल में। उसको पढ़ाई से वंचित कर दिया, पूजा पाठ करने से वंचित कर दिया, मतलब सभा समिति में बैठने का भी हक नहीं दिया गया। और इन सभी व्यवस्था को तो खत्म किया है, विधवा पुनर्विवाह को खत्म कर दिया, इन सभी व्यवस्था को पलटा। इससे तो आहत हुआ ही। अब इसके बाद भी जो कहा जाता है कि जले पर नमक छिड़कना, वो व्यवस्था ला दिया। वो कौन सा व्यवस्था, सती प्रथा। तो ये सती प्रथा देखिए उत्तर वैदिक काल में लगभग 1000 BC में आया, लगभग आज से लगभग नहीं भी कुछ तो 3000 साल पहले। और वो खत्म कब हुआ, 1829 19वीं शताब्दी में। आप समझ सकते हैं कि एक इतने बड़ी विडंबना को खत्म करने में भारतीय समाज में कितना साल लग गया, लगभग 2 से 2500 साल लग गया। ठीक है, यहाँ तक समझे ना। अब देखिए, एक तरफ हम देखते हैं क्या कि जैसे ही यहाँ पर कर्म मूलक समाज से जन्म मूलक समाज आया, तो यहाँ पर लोगों का जाति जो हुआ, जाति क्या हो गया, फिक्स हो गया। इससे क्या हुआ कि ब्राह्मण जाति उस समय 4 कैटेगरी में बटे थे। कितने कैटेगरी में, 4 कैटेगरी में। सबसे पहले ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य और सबसे नीचे शूद्र। अगर आपको बता दें तो ब्राह्मण का काम था कि वो पूजा पाठ और क्या करवाना, यज्ञ करवाना, कर्मकांड करवाना ब्राह्मण का काम था। क्षत्रिय का काम क्या था
कि सेना में भर्ती होना, लोगों का सुरक्षा करना क्षत्रिय का काम था। वैश्य का काम क्या था? कृषि करना। कृषि करने का अधिकार किसको था? वैश्य को था। और शूद्र का काम क्या था? इसका काम था तीनों वर्णों की सेवा करना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना। तो ये व्यवस्था देखिए कितना बड़ा, मतलब कितना खतरनाक व्यवस्था है कि मतलब जिसमें अगर जो एक बार जाति फिक्स हो गया, आप उसी जाति के रह गए। अब आप चाह कर भी कोई दूसरा काम आप नहीं कर सकते हैं। अगर जो चाह लेता शूद्र की हम कृषि कर लें तो ये अधिकार इसको प्राप्त नहीं था। क्षत्रिय चाह लेता कि अब हम पूजा पाठ करवा दें, तब उससे क्या हो गया? सब लोग वंचित हो गया। तो इस व्यवस्था में किसको दिक्कत नहीं हुआ? ब्राह्मणों को दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि उस समय उत्तर वैदिक काल में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण अपने आप को मानने लगे। लोग भी समझने लगा कि सर्वश्रेष्ठ कौन है? ब्राह्मण है। ठीक है, पूजा पाठ करना, कर्मकांड करवाना, यज्ञ करवाना, मतलब अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए कौन थे? ब्राह्मण लोग तैयार थे, मतलब कि बलि चढ़ाना। अब बताइए उस समय के जीवन में, उत्तर वैदिक काल में कृषि जो था वो मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार था। और उस समय मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार कृषि होने के कारण कृषि जो होता था वो बैल से होता था, जानवरों से ही होता था फसल। ठीक है, और फसल जब जानवरों से होता था तो ब्राह्मण उसका क्या करवा देते थे? यज्ञ करवाते थे, तो बलि चढ़वा देते थे। इससे वैश्य लोगों को दिक्कत होने लगा कि अब हम कृषि जो मेरा अर्थव्यवस्था का आधार है, अब वही मेरा क्या होने लगा? कम होने लगा। ठीक है, शूद्र अपना स्थिति कैसे, शूद्र अपने आप को नीचा कैसे समझने लगे भाई? अपने को दबा कैसे समझने लगे कि हम तीनों वर्णों का सेवा करें, लेकिन हम सबसे नीचे। शिक्षा का अधिकार इनको नहीं दिया, पूजा पाठ का अधिकार नहीं दिया, समाज में सबसे नीचे रखा, मतलब कि इनका स्थिति बहुत ही ज़्यादा क्या कर दिया? खराब कर दिया। क्षत्रिय सोचा क्या कि हम सभी जातियों का क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं, और सुरक्षा करने के बावजूद भी मेरा स्थान दूसरे नंबर पर, ऐसा क्यों? तो मतलब कि हम देख रहे थे कि ये व्यवस्था जो आया कर्म मूलक की जगह जन्म मूलक, उसमें सभी को दिक्कत हुआ, मतलब कि ब्राह्मण छोड़कर तीनों को दिक्कत हुआ। तो मतलब इस व्यवस्था को नकारने के लिए कर्मकांड वाला व्यवस्था जो था, यज्ञ कर्मकांड, मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्मकांड करवा देते थे ब्राह्मण, यज्ञ करवा देते थे। तो इन सभी व्यवस्था को बदलने के लिए लोग रास्ता ढूंढने लगे, और उसी रास्ता ढूंढने में कौन आए सामने? आगे कौन आए? बुद्ध और जैन। ये बुद्ध और जैन जानते थे, मतलब कि ये एक मत थे, विचार थे। इनको पता था कि लोग इस व्यवस्था से बहुत ही ज़्यादा त्रस्त हो गए हैं, ग्रसित हैं, तो उनको नया व्यवस्था की तरफ क्या लागो? मूव करवाओ। तो नया व्यवस्था में कौन आए? बुद्ध और जैन आए। और ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए ना तो कोई यज्ञ का व्यवस्था रखें, ना तो कर्मकांड का, ना तो बलि का, कुछ का नहीं। ये बस शिक्षा को क्या कहें कि मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता है। मतलब बुद्ध कहें क्या कि हमारे मोक्ष प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक जो है हमारा मन है, हमारा इच्छा है। अगर हम अपनी इच्छा पे कंट्रोल कर लें तो हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। और जैन क्या माने कि सबसे बड़ा जो बाधा है मोक्ष की प्राप्ति में वो आत्मा है। अगर हम इस आत्मा को अगर जो पूरी तरह से तड़पाएंगे तो ये पुनर्जन्म लेने का चेष्टा नहीं करेगा। तो मतलब सबके अपने अपने विचार थे, लेकिन लोग ग्रसित इन सभी के विचारों से नहीं, लोग ग्रसित कर्मकांड से थे, और कर्मकांड इनके मत में नहीं था। तो लोग अब ब्राह्मणवाद छोड़कर किधर आने लगे? बुद्ध और जैन में आने लगे। और सारा व्यवस्था हम देखेंगे कि बुद्ध और जैन में क्या हुआ। वो फिर उसके बाद क्या होता है कि ये व्यवस्था जब आगे बढ़ता है तो आता है मौर्य काल का समय। मौर्य काल समझने से पहले हम देखते हैं 600 BC में, ईसा पूर्व 600 BC का जो काल था वो था 600 BC से लेकर 323 BC तक, 323 BC। अब यहीं पर देखते हैं कि पहले जो समाज था वो कबीलाई समाज था, दूसरे में ये जन बन गया, जन से फिर क्या बन गया? जनपद बना, जनपद, और जनपद से फिर क्या बना? महाजनपद, महाजनपद।
तो महाजनपद का संख्या भारतीय उपमहाद्वीप में 16 था। अब यहीं पर 16 महाजनपद में क्या होगा, लोग ऋग वैदिक काल में जो थे, कौन शासक जो थे, वो शासक सिर्फ दूसरे की रक्षा करने के लिए थे। अब यही शासक उत्तर वैदिक काल में क्या बन जाते हैं, साम्राज्यवादी बन जाते हैं, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए बन जाते हैं। अब यही जनपद फिर महाजनपद आएगा, तो महाजनपद भी साम्राज्यवादी नीति को अपनाएगा और एक दूसरे महाजनपद को क्या करने का कोशिश करेगा, हड़पने का कोशिश करेगा। इसी हड़पने की स्थिति में देखते हैं क्या कि ये भारतीय उपमहाद्वीप पे यहाँ पर जो है बिहार है, ये कौन है, बिहार है, और बिहार में ही कौन है, गंगा नदी बहती है। अब समझने वाली बात ये है कि आप लोग समझिएगा, ये रहा पूरा हिमालय का बेल्ट, ये हिमालय का बेल्ट, ये नीचे से विंध्याचल पर्वत, ये कौन है, विंध्याचल पर्वत, इधर से अरेबियन सी, इंडियन सी है, हिंद महासागर, और इधर बे ऑफ बंगाल। तो आप देख रहे हैं कि इन तीन तरफ से, दक्षिण से, पश्चिम से और पूर्व से आने का किसी भी विदेशी आक्रमणकारी का जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय तीनों तरफ से कौन है, समुद्र है, महासागर, समुद्र ही है, और समुद्र में आने के लिए नाव का आविष्कार होना पहले जरूरी था, और उस समय नाव का आविष्कार हुआ नहीं था। और ऊपर में आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा ऊंचा हिमालय पर्वत है अपना, यहाँ है। तो एक तरह से देख सकते हैं भारत चारों तरफ से पूरी तरह से सुरक्षित था। अब उस सुरक्षा में हम देखते हैं तो अंदर का जब बेल्ट देखते हैं कि 16 महाजनपद तो भारत में ही ना था, तो इन्हीं 16 के बीच क्या होगा, एक दूसरे को अपने साम्राज्य में मिलाने का होड़ मचेगा। इसी होड़ में क्या हम देखते हैं कि बिहार में ही मगध था, अंग था और वज्जी था, लेकिन मगध ही सबसे शक्तिशाली कैसे बना, और एक महान महाजनपद मगध अपने आप को केंद्रीकृत सत्ता वाला भारत का क्या बना लेता है, अखंड भारत का एक महाजनपद घोषित होता है। अब वो कैसे होता है, तो महाजनपद इतना ताकतवर बना, उसका दो कारण। सबसे पहले कारण कि इस समय लोहे का खोज हो चुका था। उस समय जो अर्थव्यवस्था था वो पूरी तरह से डिपेंड कृषि पे था। अब लोहे का खोज होने के कारण कृषि में क्या आ गया, कृषि के उपज में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो गया। और बिहार में भी अगर जो हम बात करें किसका, मगध का, तो गंगा दोआब के बेसिन पर कौन बसा है, मगध बसा था। और यहाँ पर जो है कृषि काफ़ी ज़्यादा ही मात्रा में होता था, और उसी कृषि में और ज़्यादा सरप्लस करने के लिए, बढ़ाने के लिए कौन, किसका खोज हो गया, लोहे का खोज हो गया। तो लोहे का खोज हुआ तो ये कृषि और सरप्लस हो गया, और कृषि सरप्लस हो गया तो मगध के शासक, मगध का जो साम्राज्य था उसमें अर्थव्यवस्था का कोई कमी नहीं रहा। जब कमी नहीं रहा तो वो नए नए प्रकार के क्या लाए, मतलब सेना का बहाली किए, सेना के क्षेत्र में विस्तार किए। और दूसरी बात कि कृषि जब सरप्लस हुआ तो जो पहले से कृषि करने का अधिकार सिर्फ वैश्य को था, मौर्य काल में आकर अब वो अधिकार सभी को दे दिया गया कि जो चाहे वो कृषि कर सकते हैं। तो यहाँ पर कृषि का जब मतलब कि उपज जब बढ़ा तो वहाँ पर उपजाने के लिए लोगों की संख्या की कमी पड़ने लगी। तो इसीलिए मौर्य साम्राज्य में हम देखते हैं कि सभी जाति के लोगों को अधिकार दे दिया गया कि तुम कृषि कर सकते हो। तो एक तो रीज़न ये हुआ कि गंगा का बेसिन मैदान था, लोहे का खोज हो गया तो कृषि सरप्लस हो गया, और कृषि से इसका अर्थव्यवस्था सुधरा, और अर्थव्यवस्था सुधरा तो इस सेना रखने में सक्षम हो पाया। तो पहला तो रीज़न मगध को मजबूत होने के लिए ये था, लोहे का खोज। दूसरा रीज़न ये था कि ये गंगा बेल्ट पर था, तो ये एक तरह से प्राकृतिक सुरक्षा दे रहा था मगध को कि कोई भी दूसरे क्षेत्र से हमला नहीं कर सकता है। करेगा तो उससे पहले ही पता किसको चल जाएगा, मगध के लोगों को चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब भी व्यवस्था क्या किया, मगध साम्राज्य को आगे बढ़ाया। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे के आज तो यहीं तक हो पाया इस वीडियो में, और आगे के वीडियो में हम देखेंगे। आप लोगों का वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और हमसे कोई गलती हुआ है तो उसको भी क्या कीजिएगा, बताइएगा, हम उसको सुधार करेंगे। ठीक है, थैंक यू।